This book, which we have launched, is a legacy of Abhay Khaka, and it talks about different aspects of Adivasi communities. Today, we are going to discuss all those aspects and rethink the future of Adivasi communities in India. अभय को मैं जितना जानता हूँ इस किताब से ही मैं शुरू करूँगा। इसमें एक एडिटर है, आप क्या कहते हैं, अभय, और एक दूसरे हैं जिन्होंने इंडिजिनोक्रेसी के बारे में लिखा है, घनश्याम जी। तो मेरी सोशल वर्क की जर्नी घनश्याम जी से ही चालू हुई थी। तो मैं तो जामिया से पढ़ के MCRC से वहाँ गया, तो घनश्याम जी के पास मैंने बोला ट्राइबल्स के पास चलना है। बोले ट्राइबल क्या होता है? अंग्रेज़ों वाला शब्द लेकर आए हो, आदिवासी बोलना सीखो। तो इस किताब के साथ जो मेरा पूरा रहा है लगाव, एक तो 5 साल जो मैंने घनश्याम जी के साथ काम किया झारखंड में, और 8-10 साल जो मैंने अभय के साथ पूरा टाइम बिताया। तो वो किताब के साथ जो मेरा अटैचमेंट रहा है, खास करके उस चैप्टर से जो अभय ने लिखा है, हाउ नॉट टू मैनेज ट्राइबल अफेयर्स, ये प्लीज़ सब लोग पढ़ें जब भी मौका मिले। मैं तो ये कहूँगा, बाकी आप सब ने बोला है। और अभय के साथ मुझे एक बात और समझ में आई, शायद किसी स्पीकर ने बोला, मैं नाम भूल गया उनका, कि कभी भी, क्योंकि हम लोग काम करते थे, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था वहीं वो भी काम करता था साथ में, तो हमने बोला यार हम दलित आदिवासी का साथ मिलके काम कर सकते हैं। तो अभय ने बोला देखिए ऐसा है, आप 5 साल झारखंड में काम करके आए, आपको तब भी नहीं समझ में आता है। बोले क्या? बोले दलितों को राज्य से चाहिए, क्योंकि वो वेलफेयर पे डिपेंडेंट है, कास्ट एक्सक्लूडेड है लोग, आदिवासियों को सब कुछ बचाना है, तो लड़ाई ही अलग अलग है। हम नहीं चाहते कि आप हमारे गांव में आकर आप हमें मेन स्ट्रीम कर दो। बोलो कि आप वो क्या कहते हैं, आप सुनीता उरांव को आप बोलो कि ये सुनीता देवी हो गई, और आपने उनको क्या जोड़ लिया कि वो अब क्या कहते हैं, हिंदू राज के सपने देखेंगी। तो एक बात जो मुझे अभय ने सिखाई, समझाई, कि कोई भी जो लड़ाई है आपको तय करनी होगी नीचे से ही। दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है, जो अभय का एक सपना था, जो मुझे मतलब जो ब्रॉडली समझ में आता है, कि हम सब लोग बोलते हैं जल जंगल ज़मीन, जल जंगल ज़मीन, लेकिन अभय का जो सपना था वो था जल जंगल ज़मीन, किताब, पढ़ाई लिखाई। और साथ ही साथ वो बोलते थे कि जो सोशल कैपिटल है आदिवासियों का, जो लिखने की, पढ़ने की, आर्टिकुलेशन की जो क्षमता है, वो हमेशा दबा दी जाती है, जो इस कविता में भी लिखी हुई है, जो क्या कहते हैं, जो वजहात ने पढ़ी। तो हम लोग का यही है कि जो सपना है आदिवासियों का, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, सोशल कैपिटल, अब उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। अब बहुत हो गया कि दूसरों के क्या कहते हैं मीटिंग में जाकर नारा लगाएं और जिंदाबाद बोले, उलगुलान बोले। हमारी मीटिंग है, हम लीडर होंगे, हमारी किताब है, हम लिखेंगे, हमारा इतिहास है, हम लिखेंगे। आप कौन होते हो लिखने वाले? हम कब तक क्या कहते हैं, ब्राह्मण लोग लिखते रहेंगे दलितों के बारे में, और क्या कहते हैं गैर आदिवासी लिखेंगे आदिवासियों के बारे में। तो अभय जैसे लोगों ने जो शुरुआत की है, और भी लोगों ने लिखा है, मैं नहीं बोलता हूँ केवल अभय ने लिखा है, क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं तो हमारा पहले से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। तो कोशिश कीजिए आप लोग कि अभय का जो सपना है, जो जहाँ बैठा है, आदिवासियों को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। उनको सब कुछ आता है, आदिवासी आदिवासी नहीं है। और आदिवासी को हमेशा लोगों से जो एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया, हर मीटिंग में एक आदिवासियों को शो ऑफ की तरह लाके, वो क्या करते, बिरसा मुंडा की जयंती है, आदिवासियों से डांस करा दो, लेकिन क्या तो आप भाषण देने वाला गैर आदिवासी होगा, ठीक, लिटरेचर की बातें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन जो एडिटर होगा वो गैर आदिवासी होगा। तो मालूम किसको चलेगा कि भाई कोई पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है, सब कुछ है। तो कोशिश करें हम लोग कि जो बात अभय ने की है इस किताब में, और उसको फॉलो करें हम लोग। मुझे यही बात समझ में आती है, और उससे ज़्यादा तो मुझे कुछ आता नहीं है। अब मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये, मैंने पहले भी कहा कि मेरा कोई दोस्त कि पेंगुइन में एडिटर है, अब मेरे जीवन का सपना पूरा हो गया है। बाकी अब हम लोग मिलकर आदिवासियों की क्या लड़ाई आगे करें, यही है। और एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, खास करके क्या कहते हैं कि प्रोफेसर खाखा ने जो बात बताई, 1-2 बार हम लोग तो कभी कभी अंबेडकर जयंती पे आप लोग को मालूम होगा दिल्ली में वो लेना होता है, क्या स्टॉल कब्जा करना होता है रात में। तो एक बार हम लोग गए, हमें वो नहीं मिल रहा था स्पेस। तो अभय ने बोला देखो ऐसा है, मेरा नाम खाखा है और मैं प्लानिंग कमीशन की स्टैंडिंग कमेटी में हूँ। तो बोले हाँ साहब, हम मालूम है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो अभय हमेशा से अपने सभी साथियों का प्यार से, मोहब्बत से काम निकलवाना, अपने आप को इस्टेब्लिश करना कि हमारे पास भी कैपिटल है, हम आपके म्यूजियम की चीज़ नहीं है। कोशिश करें हम सब लोग कि उस मिशन को आगे करें। और हमारा जो हमने आयोजन किया है
आप सबके सहयोग से वो यही है कि क्या कहते हैं कि अभय जैसे लोग हो, रोहित वेमुल्ला जैसे लोग हो, जो भी लोग हों उनको आगे आने दें। हम अब कौन होते हैं, अब हो गया बहुत मन की बात और अलग अलग बातें। कोशिश करें हम कि हम अपनी बात खुद कहें और कोई मन की बात वाला ना हो। थैंक यू। मुझे लग रहा है अभय के बारे में जितना बोले कम है, और हर किसी से सुनते हैं अभय के एक नए आयाम, एक नया परिचय देखने को सुनने को मिलता है। मेरी अभय से बहुत पहले मुलाकात हुई JNU कैंपस में, बट उनके अंतिम दिनों में जब हम लोग बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रैवल किए तो हमने उसका एक रूप देखा, जो गांव को एक विकास की दिशा में आदिवासी दृष्टिकोण मानी उसके पर्सपेक्टिव से एक विकास जो चाहते थे। हमने उनके साथ बहुत लंबा समय बिताया, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में घूम घूम के गांव में जाना, महिलाओं के ग्रुप के साथ बातें करना, अलग अलग पॉलिटिशियन लोगों के साथ मिलना, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स के साथ मीटिंग करना, ये सारे हमने एक साल से बहुत ही जो अभय के साथ ट्रैवल किया था उसमें काफ़ी अच्छा समय बिताया उसके साथ। और उससे उनके सपनों को उनके जो सपने हैं उसको जान पाना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। भले हमें विश्वास नहीं हुआ जब हम उनके कब्र में एक लास्ट मिट्टी डाल रहे थे, विश्वास नहीं होता था कि वो नहीं है हमारे साथ। अभी भी शायद होता है, विश्वास नहीं होता है, बट मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें वो करें और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए हमें करने के लिए छोड़ के गए हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी मिलके उनके जो भी सपने हैं, उनके जो भी वो स्टार्ट किए थे, शायद कुछ हद तक अपने अपने दायरे में अपने अपने कैपेबिलिटी के साथ आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। IIT रुड़की से हूँ और अभय से पहली बार मिली थी जब हम फोर्ट फाउंडेशन के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, तो हम लॉबी में वेट कर रहे थे, तो अभय वाज देयर एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग विद मी। तो तब उसने बताया कि तुम कहाँ से हो, फेलोशिप मतलब अपनी जर्नी बताई। तब मैं एकदम मतलब उसकी बातें सुनती रह गई कि उसने जो जर्नी क्रॉस की है, जो देखा है अपने लाइफ में। तो हम लोग उस टाइम पे मिले और फिर हम लोग फोर्ट फाउंडेशन एक साथ किया और एंड देन वी गॉट टू लर्न अ लॉट। एंड स्पेशली फोर्ट फाउंडेशन की जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो जिस तरीके से उसने बताया था कि मैंने ऑटो भी चलाया है, मेरी बीवी ने मुझे अंग्रेज़ी सिखाई है, और जब हमारा ट्रेनिंग में हम सबको इंग्लिश की ट्रेनिंग मिल रही थी क्योंकि हम सबको कहाँ कहाँ से उठा के लेके आया गया था कि अब आप लोग जाओ विदेश में पढ़ने जाओ, तो सबकी इंग्लिश की टेस्ट होनी थी। तो बहुत लोग कहीं कहीं से पढ़ के आए थे, बट अभय स्कोर्ड द हाईएस्ट एंड ही टोल्ड माय वाइफ टॉट मी इंग्लिश। ठीक है, सो इट वाज सच अ प्राउड मोमेंट। और मेरे लिए तो ये था कि लकड़ा अभय, हम लोग ना सब एक कौम के लोग हैं, हमारा नाम जिंदाबाद। सो वी वर लाइक रियली हैप्पी। और फिर हम लोग कभी कभी मिलते थे, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाते थे, लेकिन फिर अभय को एक बार मैंने IIT रुड़की बुलाया था। मैंने कहा आओ, और वो वैसे मेरे से बहुत डिसएग्री करता था हमेशा कि तुम लोग हो ना, इंजीनियर्स हो ना, हर चीज़ का सोल्यूशन उठा के डाल देते हो, कुछ भी बोलो प्रॉब्लम तुम सोल्यूशन दे देते हो। तो मैंने कहा यार हमको तो सोल्यूशन देना ही सिखाया है, तो हम वही करते हैं। तो वो उसमें बहुत डिसएग्रीमेंट होता था, पर ठीक है, मतलब वी यूज्ड टू मीट एंड स्टिल इन डिसएग्रीमेंट ऑल्सो वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर जब भी हो पाता था। तो मैंने उसे IIT रुड़की बुलाया, चल मेरे इंजीनियर्स बच्चों से बात कर। तो फिर वो आया और उसने बोला कि मुझे शाम को जाना है। दिन भर उसने बात किया और उसने बोला मेरे को शाम को जाना है, मेरे को जल्दी जाना है। उसके बाद वो बच्चों के साथ रहा और मुझे बाद में पता चला कि वो सुबह तक नहीं गया है, वो हॉस्टल में ही है बच्चों के साथ, और वो बातें कर रहा है और सारे बच्चों के साथ। सो ही वाज लाइक so natural and blending and he would spend time and then, और वो यंग बच्चे उसके साथ रात भर रहे और मुझे कोई खबर नहीं है एज ए प्रोफेसर, मुझे कुछ नहीं पता कि वो क्या किए, मतलब वो लोग पूरी रात उसकी बातें सुन रहे थे और बातें करते रहे। तो ये छोटी छोटी बातें जो उसकी बहुत मतलब इट्स अ वेरी बिग लॉस, पर आई थिंक ही हैज़ वो बीज बो के गया है, यू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू। अच्छा, मेरा नाम प्रवीर है और मैं रांची से हूँ। अभी आते थे वहाँ, और खैर मैं तो एक्टिविस्ट लाइफ की तरह उनका साथ हम लोग शामें कुछ गुजारते थे। तो शाम गुजारना और शाम को थोड़ा सा रोमांटिसिज्म करना दुनिया के बारे में, किस तरह की
क्रांति आनी चाहिए, इस पे हम लोग थोड़ा सा वो किए थे। और तो मेरे मित्र हैं सुनील मिंज और मिथिलेश, और इन लोगों के साथ में ये लातेहार में आते थे शायद, मुझे लगता है कई बार, और वहाँ से जशपुर गए। सारा एक बार मैं और मेरे परिवार के साथ मैं लोगों सिंगी मिंज के साथ में हम सारा वहाँ पे मिले थे। ऐसे ही मुझे, मैं दिल्ली में था तो मुझे पता चला ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं आगे। हाँ, एक सपना होता है, एक जो एक प्रैक्टिशनर है, और प्रैक्टिशनर के साथ वो अपनी एकेडमिक्स की जो प्रैक्टिस एंड एकेडमिक्स में जो द्वंद्व है, और उस द्वंद्व में आप उसमें वो शायद कहीं झलकता था। क्योंकि सही बात है कि एकेडमिक वर्ल्ड में जो लोग बहुत ही आर्गुमेंटेटिव होते हैं, वो शायद स्पेस एकेडमिक्स में बहुत कम मिलती है। और ये चैलेंज रहा है जो उनके साथ सपनों में था। एंड यस, ही वॉज वेरी डायनेमिक। और यंग लोगों में हम लोग ने जो सपना एक साथ देखा था, यस, हम लोग ने अपने में से एक साथी मिस किया है, वी हैव लॉस्ट हिम। लेकिन या हम सभी जो साथी हैं, और मतलब जो हम लोग उनको याद करते हैं, एंड ग्लैडसन भी हम लोग। In many ways, parts of our lives entwined with Abhay's were put on hold since his death. And today is a moment of reckoning, a way of reconciling with his physical absence, yet witnessing some of his ideas and visions taking flight. This book is testimony of his convictions that the articulations and assertions of Adivasis and tribals must find their place in the sun, in renewed ways, ever so often, over and over again. And I thank Dr. Bedi for patching this together and allowing us this moment, which today's invite rightfully calls Abhay's legacy. Abhay had asked me to write for this book, and when I expressed my inhibitions of not being the right fit because I wasn't an academician, he said that's exactly the point, Ruby, of being Adivasi, the title of this book. We flip expectations, we disrupt hegemonies, we set the rules, we set the stage, and we do so unapologetically. He said this wasn't about me, the individual, but me, the Santhal, the Adivasi, and this was really for our peoples. He'd set me a deadline of March 15th, 2020, and I told him this would be my birthday gift to him. On the morning of 14th March, my draft was ready, and as I do with most of my writing, I passed it on to my partner to read. Come evening, I hear the dreadful news of Abhay's passing away. I walked to my partner Luis's room and said to him, "Don't read my paper anymore. Abhay is dead." It was a cold moment. It was surreal. The draft of my paper named Abhay Penguin sits somewhere on my computer, something I will never rename, even if I repurpose the material. Abhay was many things to many people, and they to him. And while our lives intersected because of our work, often for Adivasis, we were, to put it quite simply, gossip buddies. Most of our conversations over the phone or in person would start with, "You know what?" or "Guess what?" and were filled with jokes and laughter, his loud, hearty chuckle rending the air. During the preparation for the November 2019 National Conference in Bhopal, the Adivasi Tribal Languages, Culture and Sustainable Development 1, in which many of us were there, he called me one evening to tell me how some young, conscientious volunteers helping to collate the list of abstracts and paid for submissions realized they didn't have a Bible for Dr. Virginius Kaka. So they had planned to write and ask him for it. So Abhay tells me, "Imagine asking Dr. Virginius Kaka for his CD, how cute!" And we burst out laughing. Of course, he prevented them from writing to Dr. Virginius Kaka and had provided the bio note himself.
With Abhay, there were plenty of moments like these. A lot of kicking under the table, nudging each other, trying to get each other's attention to something absurd. And then there was a lot of rolling of eyes, even to our own absurdities. We could and spoke to each other without judgment. We also spoke of the struggles of being an Adivasi activist and eking out a living and the community's expectations of him. While we valued his work at the National Campaign on Dalit Human Rights, the lack of a similar space for Adivasis bothered him. To a casual phone call inquiry about how he was and how work was, he once said to me, "I'm a Dalit by day and Adivasi by night." Not to complain about work, but just to illustrate the conflict within, the conflict of being, of who he was, and where his time and attention should be going. But he needed also to make a living. I was gutted to hear that. He joked about being the research person, moving from one research project to another, and I was the fellowship person for the very same reasons. One of his projects took him around Andhra Pradesh quite a bit in 2019, and when a group of us Adivasis met in Delhi at a friend's home for dinner, he switched on the TV with an urgency, and we thought he had heard some earth-shattering news that we hadn't. And then, in his mischievous way, announced that being confined to hotel rooms, he'd ended up watching a lot of South Indian TV. And he was going to educate us on what real entertainment was, because inadvertently, growing up on Bollywood has really messed with us, he said. He then proceeded to play us Sai Pallavi's songs, and he couldn't believe we didn't know who she was. He began singing and grooving to those songs, and I asked him if he knew the lyrics and the meaning of them. And he was like, "Of course not, what does it matter?" He said, not that South Indian films or TV serials were without problems, but we need to learn to look beyond the center, beyond the mainstream. And to make his point, he switched to a Malayalam film song, picturized on a newly married couple in a tiny, ordinary, and thus relatable to us kitchen, and stated, "See, love just happens in the process of making sambar and rasam. And they will need an army of choreographed dancers in the background to fall in love." And we were like, "Yes, Abhay, we get it. Can we now switch off the TV?" But the evening they turned into a discussion of representation, marginalization, media influence, and our own Adivasis in entertainment. In October 2019, a common friend of ours, G, attended a talk by Indigenous scholar Linda Tuliwai-Smith at London School of Economics. And knowing he wouldn't have a chance to speak to her after the event, he hand-wrote a letter about India's indigenous peoples, and along with it attached a printout of Abhay's poem, "I Am Not Your Data." G manages to slip her the letter after the event, and in January 2020, she asked for Abhay's contact details because she wanted to include his poem in the new edition of her seminal book, Decolonizing Methodologies. When Abhay received her email, he was over the moon. Here was a scholar, an author, and a book that had helped shape him. And for his poem to make its way serendipitously into the forthcoming new edition was bigger than any of his dreams for himself, he told me. Barely containing his excitement, he continued to say, "You know what, I've only just written one poem, and for it to travel so far is an acknowledgement of our peoples." He then said, "I haven't done enough, and I need to do so much more." And this is how our last ever conversation ended. These are fragmented retellings of a beloved friendship, which many will find resonance in. In our eulogizing of him, his brilliance, and what he was and what he could have been, I want us never to forget to humanize him. Many of us hope to find some closure today, but perhaps memorializing Abhay is about openings too. Just like Abhay's poem took a life of its own, his legacy will too. Not for him alone,
but for our people, like he always said. Johar. Honor and a privilege to be here on the book launch. जैसे प्रोफेसर देवी ने कहा, it's a happy occasion to see Abhay's efforts out in the world like this, and it's also very sad because it reminds us of what we have lost, and we have such a big absence in the midst of us. और इसलिए मैंने भी ये वीडियो शेयर किया। ये हम लोगों ने इस पे काम किया था 2019 में, जब हमें बहुत ही कंसर्न थे कि बहुत सारे जो लॉज हैं लाइक द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड अदर प्रोमिसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पूरी तरह से वायलेट किया जा रहा है, एंड व्हाट आर द वेज इन व्हिच पीपल कुड बी टोल्ड अबाउट देयर राइट्स, और इफ द लॉ कुड एट ऑल हेल्प देम इन देयर स्ट्रगल्स। तो मैंने वाणी से रिक्वेस्ट किया था कि ये इसको भी दिखा सके ताकि एटलीस्ट we see Abhay in our presence here today. I first met Abhay in 2009 or 10 जब मैं जर्नलिस्ट थी और फिर पंचायती राज और पेशा कानून पे भी हम कुछ कर रहे थे, और फिर पिछले 10 साल में कॉन्स्टेंटली हम लोग टच में रहे और बात कर रहे थे। वो लोग शायद जेएनयू में स्टूडेंट थे और एक्टिविज्म भी कर रहे थे, झारखंड में काम कर रहे थे। अगर आपको याद हो उस टाइम स्टेट माउंट्स कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही इंटेंस था और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे थे, जिसको पुलिस कहती है एनकाउंटर किलिंग्स, और मीडिया भी उसी तरह से उसी लैंग्वेज में उसको रिपोर्ट करती है। उन इश्यूज को भी हमें सामने ला रहे थे, और काफी मतलब पिछले 10 साल में अगर आप देखिए द रेंज ऑफ इश्यूज दैट Abhay had taken up after he came back from University of Sussex. I think he came back in 2008 or 9. एजुकेशन को लेके, दलित राइट्स को लेके, लैंड स्ट्रगल्स, रिसोर्स स्ट्रगल्स, फॉरेस्ट एविक्शंस। In fact, one of the big programs which Abhay had organized in 2009, अगर आपको याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि almost 2 million आदिवासी should be evicted, तब इन्होंने इमीडिएटली लाइक एक कैंपेन लॉन्च किया था। बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज करके दिल्ली में प्रोग्राम्स किए थे, went around trying to create public attention कि ये कितना डैमेजिंग रूलिंग है, और फिर फाइनली वो रूलिंग पे अभी स्टे लगा है। लेकिन it just shows कि people like Abhay are so important in the struggles that are being waged in the country today. और टी ट्राइब्स को लेके भी, इनफैक्ट when he passed away he was in Siliguri, और that was another issue which was very dear to him कि जो so-called टी ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी कम्युनिटीज को झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लिया गया था नॉर्थ ईस्ट के टी गार्डन्स में काम करने के लिए, उनका कंडीशन अभी भी बहुत ही खराब है, एंड that was also something that he kept raising and working on, and that's where he actually passed away when he was in West Bengal. And I should also thank Vani for organizing this program today, क्योंकि जब Abhay passed away, it was like a big shock to all of us. और उसी टाइम पैंडेमिक शुरू हो गया था, and all kinds of restrictions the government had started putting on movement. So unfortunately, I think now this is the first program where actually people are coming together and we're able to remember him. So very thankful to Vani for that also. जैसे कि प्रोफेसर देवी ने कहा, उन्होंने FRA को रेफर किया, it's hardly being implemented. दूसरी बात, उन्होंने जो कही जिस तरह से डिसेंट या एक दूसरी जो सोच है उसको दबाया जा रहा है, ये तो दिस इज अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस इन आदिवासी एरियाज। वहाँ पे इतने रिसोर्सेस हैं और उस रिसोर्सेस से इतना पैसा बनाना है कुछ लोगों को दैट आदिवासी तक कॉन्स्टेंटली बीइंग क्रिमिनलाइज्ड। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ, आर्टिकल 14, पिछले 1 महीने में हमने 2 स्टोरीज किए हैं जो मैं एज एन एग्जाम्पल आपको बताना चाहती हूँ। एक है हस्दियों से, जो हम लोग 10 साल से अडानी के खिलाफ अपना एक स्ट्रगल चला रहे हैं कि ज्यादा जंगल ना जाए कोल माइनिंग के लिए, और ये सारे फूड ब्लॉक्स अडानी को दिए जा रहे हैं। और एक स्टोरी जो इसी हफ्ते कैद की, और उसको आप देखिए, एक रिपोर्टर है राजारामन सुंदरेशन, जिन्होंने कोरापुट में बहुत ही मेहनत करके स्टोरी रिपोर्ट की है।
वीडियो भी है उसमें और टेक्स्ट स्टोरी भी है, और उसमें बेसिकली मणि पर्वत का जो बॉक्साइट माइन है, जहाँ फिर से 10-15 साल से लोग अपने स्ट्रगल कर रहे हैं, वो माइन हिंडाल्को को लिया जा रहा है। तो भारी मात्रा में पुलिस लगा के ये नवीन पटनायक गवर्नमेंट ने उसका पब्लिक हियरिंग कर दिया इसी सोमवार को, 22 नवंबर को। और अगर आप वीडियो में देखेंगे उसमें बहुत सारे अबाउट 26 या 28 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया 2 हफ्ते पहले, बहुत सारे उन पे सीरियस चार्जेस लगा के। उसमें एक क्लास 8 का स्टूडेंट भी है, जो माइनिंग रेजिस्टेंस के लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया। आप वीडियो में देखेंगे एक आदमी है, गांव वाले हैं विजय शिलो, जो बात कर रहे हैं कि मणि पर्वत को क्यों बचाना चाहिए, उनको भी अभी अरेस्ट कर दिया है, वो जेल में है। तो जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं, आप समझ में आता है कि अभय जैसे एक्टिविस्ट का इस दुनिया में रहना, सोचना और अपनी बात रखना, इट्स सो डिफिकल्ट। And that is what I think Professor Devi also referred to, that we feel so sad that he's not here today, because the gap that he's left is really hard to fill. And I think when you see this video also, you see कितना potential था उनको और बहुत सारा काम करना था। And I just hope, I mean, it's very happy to see the book. Okay, I would also request Pani and others, if we can institute something in his memory, maybe a scholarship। जैसे आप सबको पता है कि एजुकेशन उनके लिए बहुत ही एक क्लोज मजाक इशू था कि पब्लिक एजुकेशन को आदिवासी एरियाज में और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आरएसएस किस तरह से फैल रही है आदिवासी एरियाज में, उनके लिए बहुत बड़ी कंसर्न थी। बहुत बार वो मैसेजेस भेजते थे मुझे, जब वो इन एरियाज में ट्रैवल कर रहे हैं। जशपुर जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ से भी उन्होंने मैसेज भेजा था कि इस तरह से मोबिलाइजेशन हो रहा है आरएसएस का, और आदिवासी कम्युनिटीज इन सबको देख के वो बहुत चिंतित थे। और इनफैक्ट ये लास्ट 1 ईयर में हमने देखा अनिकेत प्रणाली के, he used to be very stressed, his health used to give him trouble। जैसे दूसरे फ्रेंड्स ने यहाँ पे बोला वो सेंट जेवियर्स में उनको जॉब नहीं मिला, तो he was quite sad about that, because he was very keen to work in Jharkhand। He wanted to go back to the Adivasi areas and work over there with Adivasi students। तो वो उनके लिए एक स्ट्रेस का फैक्टर था। I think we should also use this occasion to remember someone who was very dear to Abhay, his father stands for me। Abhay was very concerned जिस तरह से रिलीज हुआ था, उनके अरेस्ट को तो देखा नहीं हमने, but he was concerned of the way activists were being targeted। जैसे प्रोफेसर देवी ने कहा, बहुत ही आसानी से उनको urban actors बोल दिया जाता है अगर अपनी आवाज उठाते हैं तो। So that is also something that weighed on him। So I hope now we can keep his memory alive, because he's really a source of inspiration for all of us। His daughter spoke so beautifully about him, Sarah। So he really is an inspiration for activists who are there today, Adivasi communities and others, and future generations। So we should really keep his memory alive। And I hope उनके जो भी unpublished writings हैं, including his thesis, उन्होंने एक बार कहा था कि मतलब उन्होंने जो पीएचडी की जेयू से, वो उनका शायद जिंदगी का एक सबसे डिफिकल्ट जर्नी था। तो आई होप हम ये सब पब्लिश कर सकें, लोग उसको पढ़ सकें, अपने जैसे इंसान को जान सकें, और शायद उनके नाम में कोई स्कॉलरशिप या कुछ भी हम इंस्टीट्यूट कर सकें। सो आई होप वी कैन टेक दिस all the efforts which Vani has put to bring us all together today। I hope we can take it forward in some way and make sure that we remember Abhay in times to come, and also keep his struggles and his values alive। Thank you so much। अभय से मेरी मुलाकात करीबन 11 साल पहले हुई थी रांची में, एक प्रोग्राम के लिए। हम ज़्यादा तो बात नहीं कर पाए उस टाइम, छोटा सा प्रोग्राम था, पर फिर भी मतलब अभय का मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था कि बहुत ही मिलनसार, हंसमुख, और सच में बिल्कुल निडर। मतलब उनका नाम अभय जो था वो बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल निडर थे। फिर जैसा कि बहुत लोगों ने कहा, उन्होंने मतलब बहुत ही ज़रूरी काम किए हैं स्कॉलरशिप के भी एरिया में, एक्टिविज्म के भी एरिया में। कुछ
मेरे ख्याल से एक बार 2019 में वो अशोका यूनिवर्सिटी में उन्होंने टॉक दिया था एनवायरमेंटल स्टडीज डिपार्टमेंट में। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे आदिवासियत के ऊपर। वो एक इंडिजिनोक्रेसी, डेमोक्रेसी और इंडिजिनस को मिला के इंडिजिनोक्रेसी पे काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे सवाल इस पे भी उठाए कि कैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज डिपार्टमेंट खास तौर पर जैसा प्रोफेसर मरुना मुर्मू जी ने दिखा, पूरी यूनिवर्सिटी में क्यों पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम में क्यों आदिवासी, दलित और बाकी एक्सप्लॉयटेड ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन कितना कम है। उन्होंने पूछा कि फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी और एनवायरनमेंट पूरी मिनिस्ट्री है और वहाँ पे कितने आदिवासी आपको मिलेंगे, कितने आपको दलित मिलेंगे। इस तरह से मतलब आज भी उनके बारे में उनको एक्स्ट्रा इसलिए याद करा था क्योंकि आज ही इंडियन एक्सप्रेस में IIT गांधीनगर की प्रोफेसर अंबिका अय्यादुरई और प्रशांत इंगोरे ने यही सवाल उठाया है जो अभय इतने वक्त से उठा रहे थे। और एजुकेशन उनके लिए बहुत, उनके दिल के बहुत करीब था। मतलब जिस तरह में नीलाक्षी जी ने भी बताया कि उनको मतलब ये एक कॉलेज में उनका इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो एक्टिविस्ट थे। मतलब यहाँ पे जो आज कई नियरली एक डेकेड से एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में एक्टिविस्ट रिसर्च की को मतलब यूनिवर्सिटी से भी बढ़ावा मिलना चाहिए और फिर अभय जैसा कोई आता है तो उसका एक्टिविज्म मतलब उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन जैसा हो जाता है। फिर दूसरी मुझे उन्होंने एक बार ये भी बताया था कि कैसे उनका जो 1 ईयर ससेक्स का मास्टर्स था वो किसी दूसरी जॉब में डिस्क्वालिफिकेशन बन गया क्योंकि किसी ने कहा कि यूजीसी के हिसाब से सिर्फ 2 साल का मास्टर्स ही मास्टर्स माना था। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये गणेश देवी जी ने बहुत मतलब हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस वॉल्यूम को कंप्लीशन में लेके आए। लेकिन बहुत सारे काम थे अभय के जो बहुत ही ब्रिलियंट थे और वो किस तरह से एक तरह से बिल्कुल अधूरे रहे। और मुझे लगता है कि हम अभय को एक इसी तरह से रिव्यू अगर दे सकें कि बहुत हो गया अब मतलब ये यूनिवर्सिटी कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन के जो सारे सेंटर्स हैं चाहे वो यूनिवर्सिटी हो उनके दरवाजे बिल्कुल मतलब दे शुड बी स्मैश्ड ओपन for the next generation of Adivasi scholars, the next generation of Dalit students, Dalit scholars, Dalit professors, सारे exploited की faculty, जिससे कि मतलब ब्लैक्समी डोंगू जी ने अभय के देहांत के अगले दिन ही कहा था कि क्या अभय की मौत हार्ट अटैक से हुई थी कि इसलिए हुई है क्योंकि सारे मतलब जो एवेन्यूज थे अभय को अपना काम अपनी रिसर्च आगे बढ़ने के लिए सब ने अपने दरवाजे अभय के लिए बंद कर दिए। तो मेरे हिसाब से ब्लैक डोंगू जी ने बहुत सही बात कही कि हाँ हार्ट अटैक की तो मौत हुई पर ये भी सच है कि उन पे जो स्ट्रेस था जो प्रोफेसर नंदिनी सुंदर जी जो DR नागराज का उदाहरण लेके कहती थी कि क्यों इतना स्ट्रेस है, क्यों इतने जल्दी जा रहे हैं। चाहे वो रोहित रेमुंडा हो एक अभय की आप लोगों ने शायद तस्वीर देखी हो जिसमें वो रोहित की एक फोटो लेके खड़े हैं, चाहे वो पायल तड़वी हो और चाहे वो अभय खाका हो। बस बहुत हो गया ये अब यूनिवर्सिटी के दरवाजे अपनी स्मैश हो बस जो बात और अभय हमारे। I would like to thank you for everyone who was able to come here in the harsh time of COVID. Thank you. Kindly like, share and subscribe our YouTube channel.